हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता क्या है, इसके सिद्धांत, इसके प्रमुख प्रकार यानी आयाम और इनकी कौन कौन से तत्व होते हैं। तो चलिए आज पत्रकारिता के विविध आयाम या फिर पत्रकारिता क्या है का एक्सप्लेन करते हैं। पत्रकारिता क्या है? हम सूचनाएं या समाचार जानना चाहते हैं। हम सूचनाएं या समाचार जानना चाहते हैं क्योंकि सूचनाएं अगला कदम तय करने में हमारी सहायता करती है। इसी तरह हम अपने पास पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को भी प्रभावित करती हैं। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचारों के माध्यम से मिलती है। हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों के द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को से ही मिलती है, जो पत्रकारिता कहलाती है, जिनके द्वारा हमें देश दुनिया के समाचार मिलते हैं, वो पत्रकारिता है। नेक्स्ट है समाचार। समाचार क्या है? विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते हैं और समाचार संगठनों में काम आने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। जो देश दुनिया में होने वाली घटनाएं हैं, उन घटनाओं का वर्णन करके जो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है वो समाचार कहलाता है। इसके लिए वे रोज़ सूचनाओं का संकलन करते हैं, यानी उनको इकट्ठा करते हैं समाचारों को, और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। समाचार की प्रमुख परिभाषाएं। समाचार की परिभाषा क्या है? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समाचार की परिभाषा कौन कौन सी है? प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली, जिन घटनाओं को सुनकर हम उत्तेजित हो जाते हैं, वो हर सूचना एक समाचार कहलाता है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार क्या है? किसी भी घटना की जो रिपोर्ट हमारे सामने आती है, जो वर्णन हम पढ़ते हैं या देखते हैं, वो समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। नेक्स्ट, समाचार क्या है? हर सूचना समाचार नहीं है, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होती। मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी कुशल आक्षेप और हालचाल का आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशल आक्षेप हमारा व्यक्तिगत मामला है। आपस में जो बातचीत करते हैं वो समाचार नहीं है, वो व्यक्तिगत मामला है, बातचीत है। हमारी नज़दीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की दिलचस्पी नहीं होती। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में नई घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। स्वाभाविक बात है कि जो देश विदेशों में, क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में और देश में जो घटनाएं होती हैं, उनकी घटनाओं, उनके मुद्दों और समाचारों को जो चुनते हैं और जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है, यह हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। समाचार का सार्वजनिक महत्व होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों की दिलचस्पी होती है, जो अधिक से अधिक लोग उन्हें जानना चाहते हैं, जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जाए कि यह घटना समाचार है और यह नहीं। पत्रकार और समाचार संगठन ही किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी
प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फ़र्क दिखाई पड़ता है। यह एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार यानी लीड स्टोरी हो सकता है, या किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार हो सकता है। किसी एक पृष्ठ पर कहीं तो समाचार एक पृष्ठ पर भी हो सकता है, और तो कहीं एक छोटे से कॉलम में भी हो सकता है। किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उनके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। उन तत्वों को लेखक समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है, और समाचार को इस तरह परिभाषित भी किया जा सकता है। समाचारों में क्या होता है, घटना, समस्या और विचार के कुछ ऐसे तत्व समाये होते हैं जिससे वो एक सामान्य बात को समाचार बनाया जाता है। समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर गहरा प्रभाव भी पड़ता हो। दरअसल समाचार माध्यमों के उपभोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता, पाठक पढ़ने वाले, दर्शक सुनने वाले और श्रोता भी सुनने वाले होते हैं। दर्शक होते हैं देखने वाले और श्रोता सुनने वाले। अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और भिन्नताएं लिए होते हैं, यानी उनमें अलग अलग भिन्नता होती है। इन्हीं के अनुरूप उनकी सूचना प्राथमिकताएं भी निर्धारित होती हैं, और परंपरागत पत्रकारिता के मापदंडों के अनुसार समाचार मीडिया को लोगों की सूचनाओं की ज़रूरत और मांग के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमें जानकारी होना भी आवश्यक है, और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी न भी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मज़ा आता है। इन दिनों समाचार माध्यमों में मज़ेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हो गया है, कि मज़ेदार और मनोरंजन समाचार होना चाहिए। अब पढ़ते हैं समाचार के तत्व। कौन कौन से तत्व होते हैं समाचार के? समाचार के निम्नलिखित तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नवीनता, निकटता, प्रभाव, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा होता है। नवीनता, किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि एक नया यानी ताज़ा होना चाहिए, नवीनता होनी चाहिए उस समाचार में। वही पुराने समाचार नहीं चलते, आए दिन नए ताज़ा समाचार होने चाहिए। कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज है। जो चीज़ न्यू है, नई है, वही न्यूज है। घटना जितनी ताज़ी होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है जो ताज़ी घटना के बारे में जानकारी देता है, जो डेली की डेली बातें जो जानकारी में आती हैं। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान यानी समाचार कक्ष में पहुंचना आवश्यक है। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि उसका समय के अनुकूल होना भी जरूरी है। नवीनता होनी चाहिए। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। 24 घंटों में जो घटित होती हैं वही समाचार के रूप में प्रकाशित होती हैं। एक 24 घंटे के टेलीविज़न और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जिस तेज़ी से आते हैं उसी तेज़ी से वो बासी भी होते चले जाते हैं। यानी आज जो घटित हुआ है वो कल प्रसारित कर दिया जाएगा, और जो परसों हुआ था वो हमारे लिए पुराना समाचार हो गया, बासी हो जाता है। एक दिन समाचार पत्र के लिए वे घटनाएं सामयिक हैं तो कल घटित हुई हैं, और आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन या समय सीमा होती है जब तक कि समाचारों को वह कवर कर पाता है। मसलन अगर एक प्रातःकालीन दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है तो अगले दिन के संस्मरण के लिए 12 बजे रात से पहले के 24 घंटे के समाचार सामयिक होंगे। यानी 24 घंटे के ही समाचार न्यूज कहलाता है।
लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या ऐसी किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है तो जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी, तो निश्चय ही वह उनके लिए समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्षों के मौजूद हैं, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है और निश्चय ही वह एक समाचार बन सकती है। जो बात बहुत पुरानी है लेकिन लोगों के लिए अनजान है, वो भी एक न्यूज़ बन सकता है। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो रातों रात घटित नहीं होती, बल्कि उन्हें घटने में वर्षों लग जाते हैं। किसी गांव में पिछले 20 वर्षों में लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए, इन परिवर्तनों के क्या कारण थे, यह जानकारी निश्चय ही एक समाचार है। लेकिन यह एक ऐसी समाचारीय घटना है जिससे घटने में 20 वर्ष लगे हैं। स्पष्ट है कि घटना का ताज़ा होना ही जरूरी नहीं है। नवीनता के तत्व न होने पर भी उनके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये नवीनता तो नहीं थी, लेकिन परिवर्तन के कारण न्यू बन गया, तो वो न्यूज़ कहलाया है। उन जो 20 साल से जो परंपरा चली आ रही थी, उनमें जो परिवर्तन किया गया, उन परंपराओं में जो परिवर्तन हुआ, हर हाल में जो अभी उसमें जो परिवर्तन आया है, वो भी एक समाचार बन सकता है। फिर सेकंड पॉइंट है उसका निकटता होनी चाहिए। किसी भी समाचार संगठन में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन अथवा उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर भी किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक या श्रोता समूह के कितने करीब हुई है, कितने निकटता ग्रहण कर पाई है। हर घटना का समाचारीय महत्व काफ़ी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। जाहिर है कि सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय भी होता है। जो सबसे नज़दीक है वही सबसे प्रिय है, क्योंकि अनजान को तो हम जानते ही नहीं हैं। यह एक मानव स्वभाव है। स्वाभाविकता है कि लोग उन घटनाओं के बारे में जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होते हैं। अपने आस पड़ोस के जो नज़दीक लोगों के बारे में अधिक बात जानने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन ये निकटता भौगोलिक नज़दीकी के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक नज़दीकी से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या हुआ यह जानने को उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर क्यों न बैठे हुए हों। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में बसे भारतीयों से जुड़ी घटनाओं को भी जानना चाहते हैं। जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उनकी खबर भी हम जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन यह एक जैसा महत्व की दो घटनाओं में स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना की खबर बनने की संभावना ज़्यादा है जो उनके पाठकों के ज़्यादा करीब हुई है। इसका एक कारण तो यह है करीब होना है, और दूसरा यह भी कि उसका असर उन पर भी पड़ता है। जिस प्रकार अब कोरोना के काल में विदेशों से आने वाले भारतीयों के बारे में हम उत्सुक हो रहे थे कि कितने लोग आ गए हैं विदेशों से और कितने लोग आने बाकी हैं। तो कोरोना के काल में हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ भी जुड़ गए थे, उनकी खबर भी अधिक से अधिक जानना चाहते थे। नेक्स्ट है प्रभाव। किसी घटना के प्रभाव से भी उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। किसी घटना का जो प्रभाव होता है उसके प्रभाव से भी समाचारीय महत्व निर्धारित किया जाता है। किसी घटना की तीव्रता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि उससे कितने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। जो हमारे समाचार हैं उनसे प्रभावित होना भी बहुत ज़रूरी है। या कितने बड़े भूभाग पर उसका असर हो रहा है। किसी घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे उनके समाचार बनने की संभावना उतनी ही और बढ़ जाती है। जाहिर है कि जिन घटनाओं का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा हो उसके बारे में जानने की उसमें स्वाभाविक इच्छा अधिक होती है। नेक्स्ट है जन रुचि। लोगों की रुचि होनी भी अति आवश्यक है। किसी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों के उसमें दिलचस्पी कितनी है।
उस समाचार को जानने के लिए लोग कितनी रुचि ले रहे हैं, वे उनका बारे में जानना चाहते हों। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने में रुचि रखता हो। हर समाचार संगठन या का अपना एक लक्ष्य समूह होता है, एक टारगेट होता है, और ये समाचार संगठन अपने पाठकों और श्रोताओं की रुचियों को ध्यान में रखकर समाचारों का चयन करता है। लेकिन हाल के वर्षों में लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं में भी तोड़ मरोड़ की प्रक्रिया काफ़ी तेज हुई है, और यह भी सच है कि लोगों की रुचियों में परिवर्तन भी आ रहे हैं। कह सकते हैं कि रुचियाँ कोई स्थिर चीज़ नहीं है, वो एक गतिशील है। रुचि लोगों की बदलती रहती है। टकराव या संघर्ष। समाचारों में टकराव और संघर्ष का होना भी अति आवश्यक है। किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना भी बढ़ जाती है, उसको भी अधिक चुना जाता है, क्योंकि लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। इसकी वजह यह है कि टकराव या संघर्ष का उसके जीवन पर सीधा असर पड़ता है। वे उससे बचना चाहते हैं, इसलिए उनके बारे में जानना चाहते हैं। यही कारण है कि युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती रहती है। जो आपस में विदेशों में एक दूसरे के साथ देश में जो लड़ाइयाँ होती हैं, उनके बारे में भी अधिक से अधिक हम खबर जानना चाहते हैं। तो लोगों में जो टकराव हो रहा है, जो संघर्ष है, उसके में भी समाचारों में लोग अधिक रुचि लेना चाहते हैं, उनके प्रति अधिक जागरूक होते हैं। महत्वपूर्ण लोगों का महत्वपूर्ण होना भी ज़रूरी है कि कितने लोग उस समाचार को देखने के लिए उत्सुक हैं। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। लोग कितने महत्वपूर्ण हैं, मतलब कितने धनी लोग हैं। अधिक से अधिक लोगों के जो उद्योगपति होते हैं, जो अभिनेता होते हैं, या फिर धनाढ्य लोग होते हैं, या कम समय में जितनी अधिक सफलता पाने वाले लोग हों, उन लोगों के बारे में भी लोग, उनकी खबरों के बारे में भी जानने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं। उनकी जीवन शैली को भी वो जानना चाहते हैं। तो महत्वपूर्ण लोगों की जानकारी कि उनके समाचार भी प्राप्त करना चाहते हैं लोग। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं में स्वाभाविक इच्छा होती है। कई बार किसी घटना में जुड़े लोगों के महत्वपूर्ण होने के कारण भी उनका समाचारीय महत्व बढ़ जाता है। जैसे अगर प्रधानमंत्री को जुकाम भी हो जाए तो ये एक खबर बन जाती है। इसी तरह किसी फिल्मी सितारे या क्रिकेट खिलाड़ी का विवाह भी खबर बन जाती है, जबकि एक नितांत निजी आयोजन होता है। ये तो नॉर्मल बात है, फिर भी एक न्यूज़ बन जाता है। दरअसल लोग यह जानना चाहते हैं कि मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुँचे, वे अपने जीवन में यहाँ तक सफल कैसे हुए, उनका जीवन कैसा होता है और विभिन्न मुद्दों पर उनकी क्या विचार हैं। लेकिन कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में भी उनके निजी जीवन की सीमाएं भी लांघ जाते हैं। यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार समाचार माध्यम अफवाहें और कोरी गप प्रकाशित और प्रसारित करते दिखाई पड़ जाते हैं। उपयोगी जानकारी। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष तबके के लिए खास महत्व हो सकता है। ये लोगों के तात्कालिक उपयोग की सूचनाएं भी हो सकती हैं। स्कूल कब खुलेंगे, किसी खास कॉलोनी में बिजली कब बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, पानी कैसा आ रहा है, वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। ऐसी सूचनाओं का हमारे रोज़मर्रा के जीवन में काफ़ी उपयोग होता है और इसलिए उन्हें जानने में आम लोगों की सहज दिलचस्पी हो जाती है। जो आवश्यक जानकारियाँ होती हैं वो भी हमारे लिए एक न्यूज़ बन जाती हैं। अनोखापन। अनहोनी घटनाएं एक समाचार होती हैं। जो अनहोनी घटनाएं जिसके बारे में हम जानते नहीं, उन घटनाओं को भी हम जानना चाहते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक न्यूज़ है। लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन समाचार मीडिया को इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में काफ़ी सजगता बरतनी चाहिए। अन्यथा कई मौक़ों पर यह देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को जन्म ले लिया है।
नेक्स्ट है पाठक वर्ग क्या है। पाठक वर्ग जो हमारे न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ को पढ़ने वाले लोग हैं, वो वर्ग है। आमतौर पर हर समाचार संगठन से प्रकाशित प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों पर एक खास पाठक, दर्शक और श्रोता वर्ग होता है। पाठक वर्ग जो पढ़ने वाला, दर्शक वर्ग जो टेलीविज़न वगैरह देखने वाले, और श्रोता वर्ग जो रेडियो पर सुनने वाले। समाचार संगठन समाचारों के चुनाव करते हुए उनके पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। जाहिर है कि किसी समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है और उनका आकार कितना बड़ा है, कितने लोग उसको देखने और पढ़ने वाले हैं। इन दिनों ऑडियंस का समाचारों के महत्व के आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है। इसका एक नतीजा यह हुआ कि अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों अर्थात अमीरों के मध्यम वर्ग से तबका होता है कोई वर्ग, मध्यम वर्ग के अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज़्यादा महत्व मिलता रहा है। इसकी वजह यह है कि विज्ञापनदाताओं की इन वर्गों में ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन इस वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमज़ोर वर्ग के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है नीतिगत ढांचा। विविध समाचार संगठनों के समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है, एक नीतिगत ढांचा बनाया जाता है। इस नीति को संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं और समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल खबरों का ही चयन करते हैं, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं हैं। मतलब हर प्रकार की खबर से वो चुनते हैं को कौन सी खबर एक न्यूज़ के रूप में देने वाली है और कौन सी नहीं। यह जरूरी हो सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उनकी प्रमुखता न दी जाए, जिसके अनुकूल खबरों को दी जाती है। नेक्स्ट है संपादन। संपादन समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उपसंपादक और उप संपादक आदि निभाते हैं। तो संपादक में अनेक प्रकार के लोग कार्य करते हैं। वे न सिर्फ अपने संवाददाताओं व अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बल्कि उनकी प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है। समाचार संगठनों में समाचारों के संकलन का कार्य जहां रिपोर्टिंग की टीम करती है, वहीं उन्हें संपादित कर लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एक संपादकीय टीम पर निर्भर होती है, जिसमें अनेक लोग काम करने वाले होते हैं और उनके काम भी अलग अलग भाग में डिवाइड किए होते हैं कि कौन कौन सा कार्य करेगा। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री से उनकी अशुद्धियों को दूर करके उन्हें पठनीय बनाना, जो लंबी चौड़ी बात को काट छाट कर एक छोटा रूप देना, या फिर जो अशुद्धि है उसको ठीक करना। एक उप संपादक अपने रिपोर्ट की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। कौन करता है? एक उप संपादक उसकी भाषा शैली में की अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करता है। वह उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छाँटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए यह तय करता है। इसके लिए वह संपादन के कुछ सिद्धांतों का पालन भी करता है। नेक्स्ट है संपादन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार संकलन और लेखन के दौरान इनका पालन करेगा। आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श या मूल्य भी हैं। इनका पालन करके ही एक पत्रकार और उनका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत सकता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी होती है।
पत्रकारिता के खास बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना भी जरूरी है। उनमें जो खासियत बनी होती है उनमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं? एक, तथ्यों की शुद्धता होती है, उसमें अशुद्धि बिल्कुल नहीं होती। वस्तुपरकता होती है, निष्पक्षता होती है, संतुलन रहता है और उसका स्रोत होते हैं। स्रोत यानी साधन। तथ्यों की शुद्धता या तथ्य परकता, जिसे एक्यूरेसी भी कहा जाता है, एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का एक प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब यानी प्रतिछाया है। उसमें पत्रकारिता में यथार्थ और वास्तविकता होती है, सच्चाई होती है। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। सच यह है कि मानव यथार्थ ही नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। किसी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती हैं, उसके अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है और इस तरह से हम संचार माध्यमों के द्वारा समर्थित छवियों की दुनिया में रहते हैं। यथार्थ को अपनी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसका संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन समाचार में किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित चयनित सूचनाओं को तथ्य के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, सीमित बना लेते हैं। उसका जो विस्तार होता है उसको छोटा बना लेते हैं, सीमित आकार देते हैं। इसलिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ते हैं। चुनौती है कि सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हैं जो संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं और बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए। उन्हें तोड़ा मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। वस्तुपरकता। वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना आवश्यक है। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के बीच काफ़ी समानता भी होती है, लेकिन दोनों के बीच के अंतर को भी समझना जरूरी है। एक जैसे होते हुए भी दोनों अलग अलग विचार हैं। तथ्यपरकता का संबंध जहां अधिक से अधिक तथ्यों से है, तथ्य यानी विचारों से है, और वही वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियां समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं और हम इस यथार्थ को यानी उस सच्चाई को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से अधिक है। हम ये मूल्य हमारे सामाजिक माहौल से मिलते हैं। वस्तुपरकता का तगाजा यही है कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उन्हें प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दे। नेक्स्ट है निष्पक्षता। एक पत्र के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत जरूरी, एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत जरूरी है। वो किसी का पक्षपात नहीं कर सकता, निष्पक्ष होगा। उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की शाखा बनती है और यह शाख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते हैं। और पत्रकारिता लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? चौथा स्तंभ है। इसके राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है, लेकिन निष्पक्षता का अर्थ एक तटस्थता नहीं है। इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि वह एक निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है। जब हम समाचारों में निष्पक्षता की बात करते हैं तो इसमें न्याय संगत होने का तत्व अधिक महत्व होता है। आज मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है। एक ही झटके में वह किसी की इज्जत पर बट्टा लगाने की ताकत रखती है। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अनजाने में ही बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा है, यानी किसी के बारे में गलत तो नहीं बोला जा रहा है। संतुलन यानी उसमें बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी है। निष्पक्षता की अगली कड़ी है संतुलन।
आमतौर पर मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ है। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो रहा हो। उस स्थिति में संतुलन का तगाजा यही है कि सभी संबद्ध पक्षों की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए जाते हैं। स्रोत: हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना भी आवश्यक है। स्रोत यानी उसका साधन होना चाहिए। जो सूचना और जानकारी का कौन कौन से साधन हैं, यह स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है। किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं और फिर उन समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचनाएं एकत्रित करता है तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं, यानी अपने भी साधन होते हैं। इस तरह किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई यानी भाषा, यूएनआई, यूनिवार्ता जैसी समाचार एजेंसियां और स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारित्वों के भी अपने समाचार स्रोत होते हैं। यहाँ हम एक प्रकार के समाचार के स्रोतों की चर्चा करेंगे। समाचार की साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत तो हो और वह स्रोत इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और समर्थ हो। कुछ जानकारियाँ बहुत सामान्य होती हैं जिनके स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकलकर विशिष्ट होती है, उसके स्रोत का उल्लेख भी आवश्यक हो जाता है। स्रोत के बिना उसकी साख नहीं होगी। एक समाचार में समाहित सूचनाओं का स्रोत होना भी आवश्यक है। जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं है, उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं है या फिर एक सामान्य जानकारी है जिसका स्रोत देने की आवश्यकता नहीं है। पत्रकारिता के मोस्ट इम्पोर्टेंट है पत्रकारिता के अन्य आयाम यानी प्रकार। समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखते। कुछ घटनाओं के मामले में वह उनका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है। उस घटना की पृष्ठभूमि को भी जानना चाहता है पाठक। उस घटना का या उसके भविष्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदले जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है और समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो, कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। समाचार पत्र में इनका विशेष स्थान और महत्व होता है। इनके बिना कोई भी समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं करा सकता। कौन कौन से होते हैं? विचारों का होना जरूरी है, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से माने जाते हैं। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ कौन सा माना जाता है? संपादकीय पृष्ठ को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त किसी विशेष के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती हैं और समाचार पत्र उन्हें महत्वपूर्ण मानते हैं। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना दिया है। कहा जाता है कि जो बातें 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविज़न की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ गया है, क्योंकि लोग पढ़ने के साथ साथ दृश्य देखना भी चाहते हैं, दृश्य को देखना चाहते हैं। कार्टून होना लगभग हर समाचार पत्र में होता है। कार्टून का कोना हर समाचार पत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई स्टिक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। एक तरह से कार्टून
पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। उनकी चुटीली टिप्पणियाँ कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से ही अधिक प्रभावित हो जाती हैं। रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर के सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात हर नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होने लगा है। पत्रकारिता के प्रकार कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। खोजपरक पत्रकारिता। खोजपरक पत्रकारिता से आशय क्या है? खोजपरक पत्रकारिता किसे कहा जाता है? ऐसी पत्रकारिता से है। खोजपरक पत्रकारिता का आशय एक ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। खोज पर करके यानी उन खबरों को ढूंढ कर लाया जाता है जो छुपाने वाली खबरें होती हैं, उनको जैसे कहीं से भी खोज कर लाना, ढूंढ कर लाना खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जाता है। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं परिस्थितियों में किया जाता है जब वह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए कोई उपाय नहीं रह गया है। खोजी पत्रकारिता एक ही नया रूप टेलीविज़न में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। तो खोजी पत्रकारिता से स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा न्यूज़ ढूंढे जाते हैं और फिर वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। जैसे कोई राजनेता से संबंधित होता है, कोई भ्रष्टाचार, कोई अफसर का भ्रष्टाचार लाना होता है, वो खोज करके निकाला जाता है। नेक्स्ट, विशेषीकृत पत्रकारिता। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे, उसका भाव क्लियर करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्याय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता आदि शामिल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनमें से कोई भी 4 दे दी जाएंगी या कोई ये करने दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा विशेषीकृत पत्रकारिता में कौन सा पॉइंट नहीं है, कौन सी पत्रकारिता इनमें शामिल नहीं है। तो इनको पढ़ना या जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें होती है संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय की पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, फैशन और फिल्म पत्रकारिता। ये विशेषीकृत पत्रकारिता में शामिल है भाई। इन क्षेत्रों के समाचारों की व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वॉचडॉग पत्रकारिता। वॉचडॉग पत्रकारिता किसे कहा जाता है? यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखता है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इस परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। जहाँ भी कोई भी गड़बड़ होती है उस गड़बड़ पर निगाह रखी जाती है और उसका पर्दाफाश करना वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल यही समाचार देता है कि जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन 2 बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया इनके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। नेक्स्ट है एडवोकेसी पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता किसे कहा जाता है? ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठा करके आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत
बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। एक ऐसा समाचार का संगठन होता है जो किसी खास मुद्दे या उद्देश्य को उठा करके आगे बढ़ता है या उस पर जोर शोर से आंदोलन करता है, अभियान चलाता है, वो एक पत्रकारिता पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाता है। पक्षधर पत्रकारिता, एडवोकेसी पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता भी कहा जाता है। भारत में कुछ समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल की किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उनके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया था। नेक्स्ट है वैकल्पिक पत्रकारिता। मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया भी कहा जाता है। इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। इस तरह के मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वह मुनाफे के लिए काम करती है। उनका मुनाफा मुख्यतः विज्ञापन से होता है। वैकल्पिक का मुनाफा किससे होता है? विज्ञापन देने से होता है। उसका वैकल्प चुना जाता है कि तुम किस प्रकार की पत्रकारिता में कार्य करोगे, किसका विज्ञापन दोगे। इसके अतिरिक्त जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने उनके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने या उनके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। आमतौर पर इस तरह की मीडिया को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन हासिल नहीं होता, उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते और वह अपने पाठकों के सहयोग पर ही निर्भर होना पड़ता है। समाचार माध्यमों में मौजूद रुझान। किस प्रकार के समाचारों में लोग रुझान करते हैं? देश में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाजार का भी विस्तार हो रहा है। इस बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट आदि विस्तार के रास्ते पर हैं, लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हो रहा है। मुनाफा कमाने में ही मुख्य ध्येय समझने वाले ध्येय यानी एम पूंजीवादी वर्ग ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश कर लिया है। व्यापारीकरण और बाजार होड़ के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया में अपने खास बाजार यानी क्लास मार्केट को आम बाजार यानी मास मार्केट में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। यही कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है और कभी कभार तो दोनों में अंतर का पाना भी मुश्किल हो जाता है। समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के इस रुझान के कारण आज समाचारों में वास्तविकता और सरोकारिता, सूचनाओं और जानकारियों का अभाव होता जा रहा है। आज निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जानकार नागरिक बनाने में, जानदार नागरिक बनाने में मदद कर रहा है। एक मीडिया का सबसे बड़ा हिस्सा है जो लोगों को जानदार नागरिक बनाता है, बल्कि अधिकांश मौक़ों पर यही लगता है कि लोग गुमराह उपभोक्ता अधिक बन रहे हैं। गुमराह यानी भटक रहे हैं अपने रास्ते से। अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाषा के आधार पर देश के जाने माने समाचार चैनलों का मूल्यांकन करें तो एक आध चैनल को छोड़कर अधिकांश सूचना रंजन इंफोटेनमेंट के चैनल बनकर रह गए हैं, जिसमें सूचना कम और मनोरंजन के साधन अधिक हैं। इसकी वजह यह है कि आज समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा उद्योग बन गया है जिसका मकसद अधिकतम मुनाफा कमाना है। समाचार उद्योग के लिए समाचार भी पेप्सी कोक जैसा एक उत्पादक बन गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गंभीर सूचनाओं की बजाय सतही मनोरंजन से बहलाना और अपनी ओर आकर्षित करना हो गया है। दरअसल उपभोक्ता समाज का वह तबका है
जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है। व्यापारीकृत मीडिया अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबके में अधिक पैठ बनाने की होड़ में उतर गया है। इस तरह की बाजार होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाले समाचार पेश किए जाने लगे हैं, यानी विज्ञापन के रूप में अनेक वस्तुएं सामने आती हैं जो व्यक्तियों को लालायित करती हैं और खरीदने के लोग उत्सुक होते हैं, और उन वास्तविक समाचारीय घटनाओं की उपेक्षा होने लगी है जो उपभोक्ता के भीतर की सब बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचनाएं, आवश्यकताएं थी और जिनके बारे में जानना उनके लिए भी आवश्यक है। इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हड़पने की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहत पर निर्भर होता जा रहा है और लोगों की ज़रूरत किनारे की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज और पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। इनका हमेशा अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व रहता है, जैसे ब्रिटेन या टैबलॉइड मीडिया और भारत में भी ब्लिज्ड जैसे कुछ समाचार पत्र रहे हैं। पेज 3 भी मुख्य धारा की पत्रकारिता में मौजूद रहा है, लेकिन इन कार्यधाराओं के बीच एक विभाजन रेखा भी है जिसे व्यापारीकरण के मौजूदा रुझान से ख़त्म कर रहा है। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। आज हर समाचार संगठन अपने अधिक बिकाऊ बनने की होड़ में एक ही तरह के समाचारों पर टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इससे विविधता खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि जिसमें अनेक अखबार और एक जैसे ही हैं, अनेक समाचार चैनल हैं। सर्फ करते रहिए, बदलते रहिए और एक ही तरह के समाचारों को एक ही तरह से प्रस्तुत होते देखते रहे। विविधता समाप्त होने के साथ साथ समाचार माध्यमों में केंद्रीकरण का रुझान भी प्रबल हो गया है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ बड़े राष्ट्रीय अखबार थे, इसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था और अंत में जिला तहसील स्तर के छोटे समाचार पत्र थे। नई प्रौद्योगिकी आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने जिला और तहसील तक स्तर के प्रेस को हड़प लिया और अब राष्ट्रीय प्रेस क्षेत्रीय पाठकों में अपनी पैठ बना रहा है और क्षेत्रीय प्रेस राष्ट्रीय रूप अख्तियार कर रहा है। आज कुछ समाचार पत्रों के अनेक संस्करण हैं जिनके समाचारों का कवरेज अत्यधिक आत्म केंद्रित, स्थानीय और विखंडित हो गया है। समाचार कवरेज में विविधता का अभाव तो है ही, साथ ही समाचारों में पीटी पिटाई अवधारणाओं के आधार पर लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान भी प्रबल हो गया है। तो ये थे आपके पत्रकारिता के विविध आयाम, प्रकार, तत्व, पत्रकारिता क्या है, संपादन क्या है, संपादक कौन होता है आदि विशेष जानकारी। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है तो उसको डीपली से ही पढ़ना पड़ेगा। ओनली इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे रोज से नहीं होने वाला है। इस प्रकार कंप्लीट चैप्टर का एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा अच्छे से डीपली पढ़ोगे तब जाकर के तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने लायक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और एक पढ़ करके इसको वीडियो को सुन करके प्लीज़ एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।